साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम पहले भी कई वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे कोई ना कोई प्रोटेस्ट, कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई डिस्टरबेंस देश में होता रहेगा। आप चेक कर लेना, पहले भी कई वीडियोस में मैंने इस बात को कहा है कि इलेक्शन आते आते ये चीजें बढ़ने लगेंगी। चाहे लद्दाख का आंदोलन हो, चाहे अब किसान आंदोलन का बात हो, या फिर कभी ये कहना कि दक्षिण भारत को अलग देश बना देना चाहिए, कभी हिंदू मुसलमान के दंगे करा देना, कभी कुछ करना, ये सब होगा। और इसमें जितने हमारे देश के कुछ जयचंद शामिल हैं उससे ज्यादा बाहरी ताकतें शामिल हैं। आप लिख के ले लो, कोई नहीं चाहता कि देश में एक मजबूत सरकार दोबारा से आए। इसीलिए आप गौर करना, किसान आंदोलन फिर से स्टार्ट किया गया है। आप कहोगे कि मैं किसानों के खिलाफ बोल रहा हूं, मेरे अंदर किसानों के प्रति संवेदना नहीं है। भैया, मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, आप खुद जाकर के फैक्ट देखिए, किसानों की तस्वीर देखिए। वो कौन किसान हैं जो सड़कों पर आकर के उपद्रव मचा रहे हैं? वो कौन किसान हैं जो अजीब सी डिमांड एकदम से उठा रहे हैं? अभी तक तो कोई कुछ नहीं बोला उसके बारे में। अचानक से क्यों एक ही तरीके के, एक ही जोन के लोग आकर के बार बार आंदोलन करते हैं? बाकी देश के क्यों नहीं करते? उसी पर्टिकुलर पंजाब हरियाणा के लोग ही ज्यादा आकर के क्यों करते हैं? कारण है, उसके बैकग्राउंड में पहले बात करते हैं और फिर देखेंगे कि इनकी डिमांड्स क्या है। तो देखिए साथियों, फार्मर प्रोटेस्ट ये तो काफी वायरल चल रही है इस वक्त, हर जगह इसी की चर्चा है। बात करते हैं थोड़ा बैकग्राउंड में। 1947 में देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी फार्मर की स्थिति को ठीक करना। क्योंकि हमारे देश में 90% से ज्यादा, इनफैक्ट 95% से ज्यादा लोग फार्मिंग में ही इन्वॉल्व थे। और ब्रिटिशर्स ने सबसे ज्यादा जो दोहन किया था वो हमारे फार्मर्स का ही किया था। फार्मर्स को वो बाध्य करते थे कि आप कैश क्रॉप उगाइए। कैश क्रॉप उसे कहते हैं जिसको बेचने से पैसा आए। ब्रिटिशर्स को सिर्फ इस चीज से मतलब था कि किसान ऐसी क्रॉप उगा करके दे दे जिससे वो बेच करके पैसा कमा लें। ब्रिटिशर्स को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि किसान के पास खाने के लिए अनाज बचेगा कि नहीं बचेगा, अपने लिए पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कोई मतलब नहीं था। इस वजह से ब्रिटिशर्स लोग अलग अलग सिस्टम लेके आने लग गए। कभी परमानेंट सेटलमेंट लेकर के आए, स्थायी बंदोबस्त, कभी रैयतवाड़ी सिस्टम लेकर के आए, कभी महलवाड़ी सिस्टम लेकर के आए। इन सब चीजों के जरिए धीरे धीरे जमींदार को मजबूत किया और जमींदार के जरिए किसानों पर अलग अलग उन्होंने जुल्म ढाए। तो जैसे ही हम आजाद हुए 1947 में, हमारे नेहरू जी के पास जो सबसे पहला काम था वो यही था कि किसानों की स्थिति को ठीक करना। किसानों की स्थिति में दो चीजों पर हमको जोर देना था। पहला तो किसानों की जमीन, उनकी जमीन जो जमींदार हथिया लेते थे या जो लैंड लॉर्ड्स हथिया लेते थे वो ना हो। और दूसरा ये कि वो जो क्रॉप उगा रहे हैं उसका पैसा उनको मिले, पैसा किसान के पास आए। ये दूसरी वरीयता थी। इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में एक बदलाव किया गया और जो सबसे पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो था, हमने 9th शेड्यूल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था, 9वीं अनुसूची को। इस अनुसूची में अगर हम किसी भी कानून को रख देते हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती थी, कोई उसे छू भी नहीं सकता था। तो हमने सबसे पहले जमीनों से रिलेटेड जो अधिकार हैं उसको 9th शेड्यूल में रखा था, जिससे कि किसानों की जमीन का मामला कम से कम सॉल्व हो जाए। लेकिन वो हो नहीं पाया उस लेवल पर। जमींदार उसके बावजूद भी किसानों पर जुल्म ढा रहे थे। ठीक है साहब, ये प्रयास किया गया और भी प्रयास किए गए। हम लोग 5 ईयर प्लान लेकर के आते थे, उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें लेकर के आए हम और मशीनों को लेकर के आए। देश में चीजें हुई, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बाद जो मेन चीज निकल करके आई थी वो आई थी 1960s में और 1970s में। 1960s और 70s में इसमें एक जो मेन चीज निकल करके आई थी वो थी ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति में विदेशी तकनीकों को जोर देते हुए HYV सीड्स, अच्छे अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया गया जिनसे पैदावार बढ़े। मशीनों को लाया गया, फर्टिलाइजर को लाया गया, उर्वरकों को लाया गया, बिजली का इंतजाम किया गया, इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था करी गई। इन सब के जरिए किसानों के प्रोडक्शन को या फार्मिंग के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करी गई, जो बड़ी नो डाउट इसका देश को बहुत फायदा हुआ। इससे पहले देश क्या करता था, बाहर से अनाज मंगाता था। हम अमेरिका से वीट मंगाते थे जिसका नाम था PL 480। ये यूएसए देता था इंडिया को, और ये यूएसए का वो वीट था, वो गेहूं था जिसे यूएसए चूहों को डालता था, वो हमें देता था। लेकिन जैसे ही हमने पाकिस्तान से युद्ध किया तो यूएसए ने बोला कि अगर तुमने युद्ध बंद नहीं किया, इंडिया युद्ध बंद नहीं किया, तो हम ये सप्लाई बंद कर देंगे। शास्त्री साहब ने कहा कर दे, जो करना देखा जाएगा, हम अपने आप कर लेंगे चीजों को। शास्त्री साहब हमारे दमदार नेता, उन्होंने कहा हम देख लेंगे।
उसने बंद कर दिया। साथ ही सामने कह दिया जय जवान जय किसान। हम जवानों को भी बल दे रहे हैं, हम किसानों को भी कह रहे हैं कि आप बिल्कुल तैयार रहिए, आपको भी हम जो है समृद्ध करेंगे। इसके बाद हमारे देश में आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन दो लोग लेकर के आए। एक थे आपके MS स्वामीनाथन जी, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, जिनको भारत रत्न भी दिया गया है, एक्सपायर किए हैं अभी कुछ समय पहले। और एक और थे, हालांकि वो ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं लाए थे, लेकिन उनका रोल बहुत था, ठीक है, वो सी सुब्रमण्यम थे। सी सुब्रमण्यम हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस वक्त। इन लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया और हमारे देश में न सिर्फ अनाज की पूर्ति हुई, बल्कि इतना ज्यादा वीट हम उगाने लगे कि हम एक्सपोर्ट भी करने लगे थे। यहां से हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास लैंड से रिलेटेड मामला आ गया था और क्रॉप के प्रोडक्शन को हमने बढ़ा लिया है। क्रॉप आ गई है अब हमारे पास, अब हमें इसे बेचना है। अब बेचने के लिए मंच तैयार करना पड़ेगा। तो वही जो 1960s की मैं बात कर रहा था, एक काम तो ये हुआ, दूसरा काम स्टार्ट हुआ था APMC। हालांकि APMC पहले से भी चली आ रही थी, ब्रिटिश के काल से चली आ रही है ये, लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं थी। कहीं कहीं छोटे मोटे प्रांतों में, छोटे छोटे एरियाज में चल रही थी अपने लोकल लेवल पर, लेकिन एक बड़े स्तर पर इसे लाने का प्रयास किया गया 1960s-70s में। आप कहेंगे ये APMC क्या होता है साहब? APMC मंडी होती है। APMC इसकी फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कृषि उत्पाद बाजार समिति। मंडी है हिंदी में कहें तो। आपने मंडियां देखी होंगी, ये देखिए, ये आपको दिख रही है, ये मंडी है जहां पर चीजें बड़े स्तर पे बिकती हैं। ये तो ये APMC है, इसे समझने के लिए मंडी हम कर सकते हैं। सरकार ने कहा कि भाई हर स्टेट अपने अपने हिसाब से APMC का एक्ट लेकर के आए और किसानों के लिए एक मंडी जैसी चीजें बनाई जाए, जिसके जरिए किसान अपना माल वहां पर बेच सके। आ गया, ठीक है साहब। अब एक किसान है, फार्मर है, फार्मर के पास ऑप्शन है कि वो मंडी में जाए और अपना माल बेच दे। आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात है। यहां पर फैक्ट ये था सरकार का कि मंडी में क्या होगा, जैसे फार्मर को अपना गेहूं बेचना है, तो गेहूं खरीदने के लिए इसे 4 लोग मिलेंगे, अलग अलग 4 अलग अलग स्टॉल्स होंगी। किसान जाएगा कि बाबू जी मैं अपना गेहूं लेकर के आया हूं, क्या भाव लेंगे? किसान लेके जाते थे ट्रैक्टर, उसमें बहुत सारे ट्रैक्टर हैं, बहुत सारी फसल है। तो वो जो बैठा हुआ है ए ने कहा कि मैं ले लूंगा 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। ये है B, किसान B के पास गया, बाबू जी वो 5 ले रहे हैं, आप कितने लोगे? अरे हम 6 ले लेंगे, हमें दे दो। ठीक है, 6। फिर C के पास गया, C बोला कि मैं 7 रुपए किलो ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर D के पास गया, D बोला मैं 8 रुपए किलो ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसान कहेगा यार इन सब में D वाला जो है मुझे सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है, मैं अपना अनाज इसे बेच देता हूं। किसान उसको बेच देगा, किसान को फायदा हो गया, ठीक है, बढ़िया, उसका माल एक जगह बिक गया, किसान लौट गया अपने ट्रैक्टर लेकर के। अब ये लोग क्या करेंगे, ये मार्केट में इसे आगे फर्दर पहुंचा देंगे, वो इनका काम है। किसान जाकर के अपनी अगली फसल की तैयारी करेगा। ये सिस्टम कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन इस मंडी का भी कोई ना कोई हेड होता होगा, इनकी भी कोई ना कोई और समिति होती होगी जो उसको चलाती होगी। एक दिन वो आया इनके पास, तो ABCD दे रहा हूं, हाँ जी बताइए। एक किसान आया था, तुमने क्या रेट बोले? 5। तुमने कितने बोले? 6। तुमने 7। तुमने 8। ये बताओ इसमें तुम्हारा क्या फायदा? फायदा तो कुछ नहीं। क्यों? किसका फायदा है इसमें? किसान का। अरे तो भैया किसान को फायदा क्यों दे रहे हो? तुम सब लोग मिलके नहीं रह सकते क्या? ABCD मिलके नहीं रह सकते क्या? क्या मतलब? देखो सुन लो, अब के किसान आए तो चाहे A हो, B हो, C हो या D हो, सब लोग एक ही रेट बोलना, सबके सब 5 बोलना, या जो भी रेट बोलना चाहो एक ही रेट बोलना। किसान को ऑप्शन मत दो, अपना फायदा देखो, तुम्हारा नुकसान हो रहा है इससे। उन्होंने कहा बात तो सही है। अगली बार किसान फिर गया, उस समय बाद मतलब विद द टाइम हो रहा था। मैं तो एक कहानी के रूप में आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ये विद द टाइम हो रहा था। मैं अगर डेट वेट लिखने बैठ जाऊंगा तो सिर्फ चीजें समझ में नहीं आती। क्या फायदा आंकड़ेबाजी से, बस चीजें समझो। अगली बार किसान गया, या बाबूजी मैं अपना गेहूं लेकर के आया हूं बेचने के लिए, क्या भाव ले लोगे? ये बोला 5 रुपए किलो। B 5 रुपए किलो। C
₹5 किलो, डी ₹5 किलो। ये ना यार, ये तो सब फिक्स हो गया मामला। चलो अब जो भी है, फिर किसान किसे देगा? जिसकी शक्ल अच्छी लगेगी ये दे देगा। और किसान अपना गया। इन लोगों ने सबने 5-5 बोला, किसान 5 के हिसाब से देकर गया। वो सरदार फिर से आया, सरदार मतलब इनका मुखिया, ABCD दे रहा हूं। किसान आया था, हाँ, क्या भाव बेच के गया? 5। तुमने कितने बोले? 5 5 5 5। अरे यार तुम लोग मूर्ख हो। क्यों मालिक? जब किसान के पास ऑप्शन ही नहीं है बेचने के लिए, उसे पता है कि तुम चारों में से किसी एक को बेच के जाएगा, तो तुम 5 क्यों बोल रहे हो? तो बोलो ना कि मजबूरी है, बेच के जाएगा वो। ये तो हमने सोचा ही नहीं। अगली बार किसान फिर आया। किसान ने पूछा कि बाबूजी गेहूं बेचना चाहता हूं, ₹2 है। 2 हो गए, आप 2, आप 2, आप 2। हमने कहा यार ये तो बड़ा घाटा हो रहा है। यहां से किसान को फिर से घाटा होने लगा। सरकार ने जो चीज किसान के फायदे के लिए बनाई थी कि भाई बोली लगेगी, और बोली में तो फायदा हमेशा उसको होता है जो बेचने आया है, क्योंकि भाई जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसको बेच के चला जाएगा वो। लेकिन उन्होंने सेटिंग कर ली, उनके सरदार ने उनको पट्टी पड़ा दी और वो पड़ गए और किसान को नुकसान पहुंचा दी। हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में ऐसी APMC होती है, अलग अलग शहरों में होती है। ठीक है, सरकार ने क्या किया था, मोदी सरकार ने 2015 के आसपास की बात है, मैं डेट में थोड़ा कंफर्म नहीं हूं, उस दौरान सरकार एक लेकर के आई थी E-NAM। ठीक है, मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट था जिसमें किसान पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता। वो बाध्य नहीं था, अगर चंडीगढ़ का किसान है तो वो बाध्य नहीं है कि चंडीगढ़ की APMC में ही बेचे। पहले तो ये था कि जिस शहर का है उसी शहर में बेच पाएगा, कहीं बेच ही नहीं पाएगा। सरकार ने उसे प्लेटफॉर्म दिया था, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दिया था कि भाई पूरे देश में तुम्हें जहां भी सबसे ज्यादा भाव मिल रहे हो वहां बेच दो, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, जो कुछ भी है, वो APMC वाला देखेगा। तो किसान को इसमें फायदा था, लेकिन इस चीज को सफल नहीं होने दिया गया। ठीक है, वो एक अलग बात है। तो APMC चल रही थी, लंबे समय तक चलती रही, नो डाउट। इतना टाइम क्या हुआ, सरकार को लगा यार कि APMC से किसान का नुकसान हो रहा है, मंडी वाले किसान को बेवकूफ बना रहे हैं, क्या किया जाए। सरकार देख रही है कि एक तरफ गरीब भी बैठे हुए हैं, गरीबों तक अनाज नहीं पहुंच रहा, APMC वाले किसान को लूट रहे हैं, और पैदावार खूब हो रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात तो और हो रही है। ये हो क्या रहा है हमारे देश में कि अनाज होते हुए भी गरीब को खाना नहीं मिल रहा, क्या किया जाए। तो इनके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं सरकार के, IAS PCS IPS लोग जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए सरकार, अगर आपको गरीब तक अनाज पहुंचाना है तो गरीब को सस्ता अनाज दो। सरकार ने कहा सस्ता अनाज दें, तो अगर मान लो बाजार में कोई गेहूं ₹10 किलो बिक रहा है तो गरीब को हमें वो ₹1 या ₹2 किलो देना पड़ेगा। हाँ, ब्यूरोक्रेट्स बोल रहे हैं, हाँ यही। तो हम देंगे कैसे? तो नौकरशाहों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि गरीबों के लिए अलग से दुकान खुलवाओ, यहाँ पे सस्ता अनाज मिलेगा। सरकार ने कहा ठीक है, खुलवा देते हैं। तो इनके लिए अलग से दुकान खुलवाई गई, इसे बोला गया राशन की दुकान। आपने सुना है राशन? इसे PDS बोलते हैं अंग्रेजी में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन की दुकान, यहां से गरीब जाकर के सामान लेगा और इसे सस्ता मिलेगा। क्या मिलेगा? सस्ता। आपने देखी राशन की दुकान। अब सवाल ये उठता है कि राशन की दुकान पे माल कहां से आएगा? राशन की दुकान पे माल आएगा बड़े बड़े गोदामों से। सरकार ने कहा ये आएगा बड़े बड़े गोदामों से। तो वो गोदाम क्या होंगे? वो गोदाम होंगे FCI के गोदाम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके होंगे बड़े बड़े गोदाम। इस प्रकार के गोदाम देख रहे हैं। मैं बड़ा कर दूं इसे, अगर देखिए गेहूं के बोरे रखे, ये होते हैं बड़े बड़े गोदाम। इस प्रकार के गोदाम होंगे FCI। ठीक है, तो फिर क्या होगा? FCI के गोदामों से राशन की दुकान पर माल पहुंचेगा और वहां से गरीबों के पास पहुंचेगा। सरकार ने कहा ठीक है, ये बात तो सही है कि FCI के गोदामों से यहां पहुंच जाएगा, लेकिन FCI तक कहां से पहुंचेगा? नौकरशाहों ने कहा कि FCI तक पहुंचेगा फार्मर के जरिए। फार्मर FCI में जाकर के बेचेगा। तो बात निकल के ये आई कि फार्मर के पास अब 2 विकल्प हैं, या तो वो FCI में बेचे या वो APMC में बेचे। अब ऑप्शन दे दिया सरकार ने और एक नया चैनल खोल दिया।
और ये व्यवस्था है। सवाल एक और उठा, अच्छा ये बताओ एपीएमसी में तो ये लोग बैठे रहते हैं, अपना रेट फिक्स कर लेते हैं। विद द टाइम क्या हुआ, एपीएमसी ने अपना रेट ही फिक्स करना स्टार्ट कर दिया। वो रेट फिक्स कर लेते हैं, लेकिन ये किस रेट पे लेंगे? सरकार ने कहा ये हम बताएंगे कि किस रेट पे एफसीआई को लेना है, किस रेट पे लेंगे। उस रेट को एक नाम दिया गया, उसका नाम था एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसी को लेकर के अभी आंदोलन चल रहा। क्या चल रहा है, आऊंगा उस। ठीक है साहब, अच्छी बात है। सरकार क्या करेगी, जैसे ही किसान अपनी फसल बोएगा उसी वक्त पहले ही बता देगी कि भैया किसान जी, आपको इस बार हम इस फसल का इतना रुपया देंगे। पहले ही तय कर दिया जाता है। ठीक है, गन्ने की फसल के लिए अलग सिस्टम है, लेकिन बाकी सबके लिए यही है। पहले ही बता दिया जाता है कि इस बार गेहूं पर हम आपको इतना देंगे, मान लो 10 रुपए देंगे प्रति किलो के हिसाब से। ठीक है साहब, तय हो गया कि गेहूं पर कितना मिलेगा, 10 रुपए प्रति किलो मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां भी खेल होगा। कैसे? किसान अपने कई सारे ट्रैक्टर लेकर के पहुंचा एफसीआई के गोदाम में। एफसीआई के गोदाम, एफसीआई के गोदाम में भी बैठे हुए हैं सरकारी लोग। बाबूजी बैठे हुए हैं। किसान आया, बाबूजी मुझे अपना माल बेचना है, गेहूं बेचना है, फसल बेचनी है, तो सरकार ने 10 रुपये एमएसपी लगाया है, आप ले लीजिए। देखिए भाई, हम ले तो ले हैं, लेकिन जगह नहीं है गोदाम में। बाबूजी जगह नहीं है, जगह तो हमें दिख रही है। अरे नहीं है भाई, देखो सब गोदाम में रखा हुआ है, कहाँ रख लूँ मैं इसको, खुद देख लो, जगह ही नहीं है। लेकिन सरकार ने तो कहा है कि आप ही को बेचेंगे। सरकार तो कह देती है, सरकार को कहने में क्या जा रहा है, जैसे कि हम अपने सर पर रख लूं। बैठे रहते हैं कोई ना कोई सरकारी बाबू, तो ऐसे होते हैं, मुंह में गुटखा डाला, पड़े हुए अपना पेट निकाल के, कोई मतलब ही नहीं है किसान के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सरकार इसलिए तो प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है। देख रहा है सरकारी लोग करते क्या है। क्या करूँ, ये तो करूंगा मैं, सर पर थोड़ी रखूंगा। अब ये काम करो, क्या करें बाबूजी, कुछ दिन बाहर खड़े रहो, 2-4-5 दिन, जैसे ये खाली होगा तुम्हारा अनाज अंदर ले लेंगे। ठीक है बाबू। अब किसान बाहर खड़ा हुआ है, एफसीआई इंतजार कर रहा है कि कब गोदाम थोड़ा खाली हो तो मैं अपना अनाज अंदर बेचूं। समझ गए? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, और जिस समय पे किसान अपनी फसल काट के लेके जाता है ना, उस समय पर अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास कई बार बारिश हो जाती है। मतलब बारिश का सीजन नहीं होता, लेकिन हो जाती है कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। तो पता चला बारिश हो गई, और किसान के जितने भी 5-7 ट्रैक्टर खड़े हुए थे, सब का सब अनाज भीग गया। और जैसे ही अनाज भीगेगा फिर क्या होगा, अनाज सड़ जाएगा, अनाज हो गया खराब। अब किसान के पास क्या विकल्प है, अब तो बेच भी नहीं सकता। किसान बेचारा रोता हुआ लौट रहा है, कह रहे मैं तो बर्बाद हो गया, इतने महीने की मेहनत बेकार चली गई, अरे भैया सब चला गया। उधर से दूसरा किसान एक और आ रहा है बेचने के लिए। उसने पूछा, अरे भाई बलवंत क्या हो गया? अरे क्या बताऊं, 3-4 दिन से खड़ा हुआ हूँ, बारिश पड़ गई और सब कुछ सत्यानाश हो गया, जीवन बिल्कुल बेकार हो गया, कर्ज में था और कर्जा चढ़ गया, क्या करूं। तो बलवंत तो चला गया रोते हुए, लेकिन जो नया आया है सुखवीर, ये जैसे ही एफसीआई में पहुंचेगा ये अपना दिमाग दौड़ा देगा, ये समझ जाएगा कोई ना कोई गड़बड़ है। सुखवीर चाल चलेगा। सुखवीर एफसीआई में फिर आएगा, बाबूजी हमें अपना अनाज बेचना था, देखो गोदाम में जगह नहीं है, 2-4 दिन इंतजार करो फिर आप बेचना। ठीक है बाबू। इसने कोई बहस ही नहीं करी, ये बाहर जाके खड़ा हो गया, इसे मालूम है कुछ गड़बड़ होने वाली है, ये बाहर खड़ा हुआ है देख रहा है। 2-4 घंटे बाद इसके पास एक सफारी सूट आता है। ये सफारी सूट उसके सामने भी आया था, बट वो समझ नहीं पाया बलवंत, सुखवीर समझ जाएगा। सफारी सूट आया, हाँ भाई क्या हो गया, फसल बेचना चाहते हो? हाँ बाबूजी बेचना तो चाहते हैं। देखो गोदाम के भरोसे रहोगे तो कोई पता नहीं, नंबर आने को आज आ जाए, ना आने को 4 दिन तक ना आए, बारिश पड़ गई तो तुम्हारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो एक काम करो, या देखो सरकार तुम्हें 10 रुपये एमएसपी दे रही है, एफसीआई वाले 10 रुपये देंगे, हाँ तुम ये अनाज मुझे बेच दो। कितने में? 6 रुपये में। 6 रुपये में तो घाटा हो जाएगा। देख लो भाई, बेचना है बेच दो, वरना भीग जाएगा तो वो भी नहीं मिलेगा। कैश लाया हूं, देखो अभी दे दूंगा, हाथ की हाथ गड्डी देखो, गड्डी दिख रही है, अभी दे दूंगा।
ठीक है ले लो। ये बेचारा जो अनाज 10 में बेचना चाहिए था, एमए ऐसे बेच देगा सफारी सूट। बिक गया, चला गया, 6 रुपए में बेच दी, चला गया। ये सफारी सूट क्या करेगा? ये जाएगा अंदर बाबू के पास, सरकारी बाबू के पास। हाँ जी, बकरा हलाल हो गया, हलाल हो गया कितने में? 6 रुपए में। अरे वाह वाह वाह, कितने रुपए बचा लिए इन्होंने? 4 रुपए। जो माल इन्हें 10 में खरीदना चाहिए था, इसने सफारी सूट बेच के 6 रुपए में खरीदवा लिया, 6 रुपए किलो में, और वो माल अंदर गोदाम में रखवा लिए। और ये 4 रुपए का डिफरेंस है, 2 रुपए वो सरकारी बाबू खाएगा, 2 रुपए ये खाएगा। ये तो हो गई छोटे लेवल की बात। बड़ा भ्रष्टाचार क्या होता है वो भी सुन लीजिए। बड़ा भ्रष्टाचार ये होता है कि इन्होंने माल रखवा लिया, इस माल को ये बेच देते हैं प्राइवेट मार्केट में जाकर के। यही सरकारी बाबू और सफारी सूट इनको नहीं बेचेंगे, प्राइवेट मार्केट में जाके बेचेंगे, जहां इन्हें 6 के मिलेंगे 12। गोदाम में भी नहीं रहेगा, गोदाम से प्राइवेट मार्केट में जाके बेच आएंगे 12 में। जो पैसा आएगा दोनों आपस में रख लेंगे। आप कहोगे फिर सरकार हिसाब मांगेगी कितने बोरे कहाँ हैं, तो ये क्या बोलेंगे? ये पता क्या बोलते हैं? चूहे खा गए। देख लो आगे, अब सरकार क्या कर लेगी? आ गए खा गए, चूहे का पेट फाड़ के थोड़ी देखेगी अच्छा तुमने इतना खाया है। ऐसे घोटाला करते हैं। ये नहीं कि पूरा का पूरा अनाज जाके बेच देते हैं, बट हाँ एक अच्छा खासा अमाउंट बेच देते हैं, इतना कि चूहा वाला जो इनका तर्क है वो फिट बैठ जाए। इस तरह से ये लोग हमारे किसानों को बर्बाद करते आए। इन्हीं को निकालने के लिए सरकार 3 एक्ट लेकर के आई थी 4 साल पहले, जिसको लेकर के आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा। और ये आंदोलन किसने करवाया होगा? अब आप अंदाजा लगा लीजिए इस आंदोलन के पीछे कौन ताकतें रही होंगी। वो ताकतें रही होंगी जिन्हें पता होगा कि अगर ये एक्ट आ गया तो किसान को तीसरा विकल्प मिल जाएगा। ये ताकतें या तो यहां की होंगी या यहां की होंगी, और 99% ताकतें यहां की। इन्हें पता है इनकी दुकानें बंद हो जाए, बची कुछ ताकतें यहां की। सरकार इसीलिए प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है हर चीज का मतलब मैक्सिमम चीजों का जो फायदा नहीं दे रही सरकार को, बेवकूफ बना रही है। ये लोग क्या कहते हैं? देश में गोदामों की कमी है। अरे भाई, जो देश इतने नेशनल हाईवेज बना सकता है, जो देश इतने प्लेटफॉर्म बना सकता है, एयरपोर्ट बना सकता है, इतना कुछ बना सकता है, वो गोदाम नहीं बना पाएगा? गोदाम में कौन से उसे जो है बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लगानी है? बेवकूफ बनाते हैं लोग। समझ गए आप? अगला, ये तो रहा इनका एस्पेक्ट कि भाई ये कर क्या रहा है। सवाल उठता है कि अभी जो आंदोलन है वो किस चीज के लिए है? पुराना वाला आंदोलन क्यों था वो बात हम कभी और करेंगे, फिर बात लंबी खिंच जाएगी। अभी वाला आंदोलन ये है कि किसान लोगों का कहना है कि सरकार अपने हिसाब से एमएसपी फिक्स कर देती है, कभी 10 कर देती है, कभी 8 कर देती है, कभी 12 कर देती है। हम चाहते हैं कि सरकार एमएसपी का एक फिक्स एक पैटर्न कर दे कि भाई हम कम से कम 1.5 गुना आपको इसकी लागत देंगे, और इसके लिए कानून ले आए। कानून का मतलब अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो हम सरकार के खिलाफ केस कर सके। अभी किसानों की मांग ये है, किसान ये कह रहे हैं, एमएस स्वामीनाथन साहब ने 2004-2006 के आसपास एक कमीशन बनाने की सिफारिश दी थी, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। उसमें इन्होंने कहा था कि देखिए फार्मर के लिए एमएसपी फिक्स कर देनी चाहिए, और फार्मर के लिए जो एमएसपी है वो फिक्स होनी चाहिए C2 + 50% पर। ये एमएस स्वामीनाथन कह रहे हैं, एमएस स्वामीनाथन अपनी सिफारिश में कह रहे हैं 2006 के आसपास। आप कहोगे C2 क्या होता है? C2 मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। C2 ये मान लीजिए कि किसान को फसल उगाने में जो भी लागत लग रही है, फसल उगाने में आपको पता है कि कुछ बीज लगेंगे, इरिगेशन होगा, सिंचाई के लिए पानी लगेगा, बिजली लगेगी, और इक्विपमेंट्स लगेंगे, लेबर रखनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हैं, किसान खुद भी मेहनत करेगा। सब चीजों को अगर मैं इंक्लूड कर दूं, जमीन का किराया सब इंक्लूड कर दूं, तो उसे कहते हैं लागत। और वही लागत जो है इसे हम बोलते हैं C2। तो अगर मान लो लागत है क्रॉप को उगाने में 100 रुपए, तो इनका फॉर्मूला कहता है कि 100 रुपए तो देने ही देने हैं, प्लस इसका 50% 50 रुपए हो गया, मतलब कीमत बनी 150 रुपए। तो आपको किसान को 150 रुपए देने पड़ेंगे एमएसपी के तौर पर, और इसे फिक्स कर दीजिए। ये कह रहे हैं एमएस स्वामीनाथन। अब मजे की बात तो ये है कि ये बात इन्होंने कही थी रिपोर्ट में 2006 में। कांग्रेस 2004 से 2014 तक पावर में थी, कांग्रेस ने इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया जानबूझ के। और अब कांग्रेस क्या कह रही है? आज कह रही है कांग्रेस कि अगर हम सत्ता में आए इस बार
तो इसके लिए कानून लेकर के आएंगे। भाई तुम इतने ज्यादा कंसर्न थे तो पहले ही ले आते, क्यों वोट की राजनीति करते हो भाई? ये बेवकूफ बना रहे हैं, खैर अलग चीज। तो किसानों की जो मांग है वो ये है कि हमें इस फॉर्मूले पर आप एमएसपी दीजिए, जो कि देना बड़ा मुश्किल है। क्यों? देखिए सरकार क्या चाह रही है कि एक पुराना फॉर्मूला है जिसके आधार पर वो एमएसपी देना चाह रही है, जो जेटली साहब ने ही बोला था कि हम उस पर 1.5 गुना दे देंगे। वो फॉर्मूला है आपका A2 + FL, इस पर 50% और आपको दे देंगे। आप कहोगे ये क्या है? देखो A2 क्या होता है, ऐसी चीजें जो दिखाई देती है, जैसे आपने बीज लिया, आपने इरिगेशन करवाया, सिंचाई, बिजली का बिल, लेबर रखी, जो सारी चीजें, फर्टिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड हैं, कीटनाशक हैं, इन सब में जो खर्चा हुआ है किसान का, उन सब की कॉस्ट मिला दोगे तो A2 कहलाता है। FL क्या होता है? ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं दे रही, जिसका पैसा किसान को देना नहीं पड़ रहा लेकिन लागत तो है। जैसे किसान के परिवार के भी 4 लोग खेती में इन्वॉल्व है, तो वो 4 लोग किसान से पैसा तो मांगेंगे नहीं कि पिताजी हमारी भी थैली दीजिए आप, वो तो भाई घर का काम है, लेकिन उनकी मेहनत तो लगी ना। तो वो लोग कितनी मेहनत लगा रहे हैं वो भी, उसे कहते हैं FL। तो मान लो उसने सामान खरीदा किसान ने 80 रुपए का, FL हुआ आपका, फर्ज करिए मान लो 20 रुपए, कि घर वालों ने मिलाकर के जो मेहनत करी वो 20 रुपए की थी, फर्ज करिए, तो ये 100 रुपए हो गया। इस पर आपको 50% और देना है, 150। सरकार कह रही है कि हम ऐसे देने को तैयार हैं, पहले कह रही थी सरकार, किसान कह रहे हैं ये नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए ये। आप कहोगे C2 में और इसमें अंतर क्या है? देखो C2 क्या होता है, A2 + FL प्लस, कई बार क्या होता है किसान अपनी जमीन पर काम नहीं करता, दूसरे की जमीन पर काम करता है। हमारे देश में छोटे किसान बहुत हैं जो किराए पर जमीन लेकर के दूसरे की जमीन पर काम करते हैं, तो वो जो जमीन का किराया है ना, उसे शामिल करना का जब हम बात करते हैं तो जमीन का किराया, उसे तीनों को मिलाकर के C2 कहते हैं। तो इन दोनों में जमीन का किराया शामिल नहीं था, किसान चाहता है ये भी शामिल हो जाए। अगर ये शामिल कर दिया तो इसमें तो और दिक्कत आ जाएगी, हर कोई अपने अपने हिसाब से किराया बोलेगा। और अगर किस सरकार ने इनकी ये बात मान ली तो सरकार को इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत खर्चा करना पड़ जाएगा, और किसान को फायदा कुछ नहीं होना, फिर भी फायदा ना के बराबर होगा। सरकार इसकी जगह पर पता क्या चाह रही है? सरकार चाह रही है कि किसानों की आय हम बढ़ा दें। और आय कैसे बढ़ाए? कि किसान क्रॉप काटता है तो क्रॉप बेचेगा वो मार्केट में, उससे तो पैसा उस पर आएगा ही। क्रॉप के साथ साथ उसका कुछ कचरा होता है, रेजिड्यू होता है, रेजिड्यू पराली वगैरह आप सुनते होंगे, पराली जला दी, उसका धुआं हो गया, सब कुछ हो गया। उस रेजिड्यू से आपको पता हो तो इथेनॉल बन जाता है, और इसी इथेनॉल को अगर हम पेट्रोल में मिक्स कर दें तो इससे गाड़ी चल जाती है, कार चल जाती है, सब कुछ, या एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। और अगर हमने किसान को यह सिखा दिया कि इथेनॉल पे भी भैया काम कर सकते हो, तुम ऐसे काम कर सकते हो, सरकार इसमें मदद करते, तो सोचो किसान का एक तो कचरा जो है उसका भी पैसा उसे मिलने लग जाएगा, और हमारे देश में हम जो पेट्रोल या तेल या पेट्रोलियम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो भी कम हो जाएगा। जब हम तेल इंपोर्ट करना कम कर देंगे तो बाहर के देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी, और जब निर्भरता कम हो जाएगी तो हमें दुनिया में चाहे वर्ल्ड वॉर हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, हमें अपनी यहाँ पर कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास फ्यूल है। हमेशा महंगाई बढ़ती है तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से। जब हम तेल खुद उत्पादित कर रहे हैं, इथेनॉल हमारे पास खुद आ रहा है, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। और इथेनॉल से न सिर्फ हमारा फ्यूल बन रहा है बल्कि किसान की आय बढ़ रही है। इसमें तो कितनी ज्यादा आय बढ़ जाएगी। जैसे खाड़ी देश के लोग, अरब देश के लोग अमीर हो गए ना, सब शेख बन गए, कोई कुछ बन गया, हमारे किसान देखो बहुत अमीर हो जाएंगे, एमएसपी तो कुछ नहीं रहेगी उसके सामने। सरकार इस प्रयास में लगी है। सरकार चाहती है कि हम ऑयल का भी इंपोर्ट कम कर दें। हम चाहते हैं कि देश दूसरे देशों पर निर्भर भी ना रहे, आत्मनिर्भर भी हो जाए, हमारे किसानों के पास भी आय के अलग अलग स्रोत हो जाएं, और हमारे देश में कोई भी किसान ऐसा ना हो जो अपनी कोई भी चीज वेस्ट जाने दे, हर चीज से पैसा कमाए। ये काम करना सरकार चाह रही है। एक चीज और हो सकती है, अगर किसान कोई भी चीज अपनी बनाता है, उसको अगर कोऑपरेटिव मॉडल पर काम करे ना तो और पैसे कमा सकता है। जैसे किसान ने गेहूं निकाला, गेहूं लेकर के बाजार में बेचता है, वो उसे कुछ नहीं करना, गांव के 10-12 परिवार इकट्ठे हो जाएं और सब मिलकर बड़ी सी चक्की लगा लें गांव में अपने पैसों से, और गेहूं का आटा बना लें, और वहीं पर गांव में उसकी पैकिंग कर लें। लेडीज लोग करती हैं, कर सकती हैं, पैकिंग करके उस आटे को बेचें बाजार में। क्योंकि आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि गेहूं जा करके पिसवाए, सब आटा खरीद के खाना पसंद करते हैं। सोचो जो किसान सिर्फ गेहूं जा करके बेच रहा था, अगर वो उसका आटा बना करके बेचेगा तो और ज़्यादा पैसा आएगा।
इस पूरे प्रोसेस में उसका पूरा परिवार भी शामिल हो सकता है अच्छे लेवल पर, जिससे कि माइग्रेशन भी बचेगा। जो गांव के युवा दूसरे शहरों में जाकर के नौकरी करना पसंद करते हैं, वो वहाँ नहीं जाएंगे, गांव में ही रहेंगे और घर में ही अपना काम करेंगे। और कोऑपरेटिव फार्मिंग से, कोऑपरेटिव का मतलब हो जाए 10-12 लोग मिलकर के एक साथ कोई उद्योग खोलें, जैसे अमूल हो गया, जैसे लिज्जत पापड़ हो गया। कई लोग मिलकर के थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके एक इंडस्ट्री टाइप का खोल लेते हैं। ऐसा अगर किसान करे तो और अमीर बनेगा। तो किसानों को अमीर बनाने में सरकार लगी हुई है। सरकार चाहती है कि इनकी आय बढ़े इस तरीके से, ना कि वो पुराने ढर्रे से। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें अपनी रोटियां सेकनी है, कुछ लोग हैं जिन्हें सिर्फ राजनीति करनी है। किसानों का कुछ लोग हैं जो नेता बने फिरते हैं। उन नेताओं की खुद की इनकम देख लोगे ना आप, तो हैरान हो जाओगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता। जब वो आंदोलन कर रहे थे ना 4 साल पहले, उनकी फोटो देख लेना, एसी वाले टेंट में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आ रहे हैं। ये किसान होता है हमारे देश का? हमारे देश के किसान के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि सब काम धाम छोड़ करके 1 साल तक आंदोलन करता रहे। हमारे देश का किसान ऐसा नहीं है कि लाल किले पर जाकर के झंडा उतारने का प्रयास करे। हमारे देश का किसान ऐसा नहीं है कि सरकारी संपत्ति को फूंक दे। हमारे देश का किसान ऐसा नहीं है कि देश को जाम कर दे। हमारे देश का किसान वो है जो हमें अन्न देता है खाने की। ये जो नौटंकियां कर रहे हैं ना जितने भी लोग, ये सब पॉलिटिशियन है, सब फंडेड है। इनकी जाकर के संपत्ति चेक करी जाए। जो किसानों का नेता बनता है ना, जो उसकी संपत्ति चेक करी जाए। मैं चाहता हूं आप जाके नेट पर सर्च करना उसकी संपत्ति, उसका रहन सहन देखना, किस एंगल से किसान है वो जो इनका नेता बन रहा है, चेक करिएगा। बाकी अगली बार मिलते हैं। नमस्कार।